बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। भारत में तेल की किल्लत ना हो, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम भारत ने किए। बताया गया सरकार के द्वारा इतना तेल है, इतना तेल टैंकरों में अभी आ रहा है भारत की तरफ। फिर खबर आई, ट्रंप ने कहा 1 महीना आप भारत जो है हम उस अपनी तरफ से कोई एतराज़ नहीं करेंगे, 1 महीना रूस से तेल खरीद सकता है। ये खबर आई, ईरान ने भी कह दिया है कि भाई हमारे सामने से जो तेल गुजरता है, जो जंग के बीच में रुक गया है, हम भारत के तेल के लिए उस पर हमला नहीं करेंगे टैंकरों पर। तो हम तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में फिलहाल हैं। ये पाकिस्तान है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं, लाइनें भी नहीं लगी हुई हैं। ये भी गौर कीजिएगा, ये पेट्रोल पंप पे लाइन भी नहीं है। इसका मतलब पेट्रोल पंप में ही तेल नहीं है। तेल के दाम बढ़ जाएं, तेल की किल्लत हो तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तेल हो ही ना तो क्या लाइन लगाएगा आदमी, कहां जाएगा? तो ये पाकिस्तान का हाल है। ऑफिशियली पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास 20 से 25 दिन का तेल है, लेकिन पाकिस्तान और लाएगा कहां से तेल, किससे लेगा? वो जो शिपिंग लेन बंद हो गई है ईरान के सामने वाली, वहां से मतलब कोई भी देश जो है सामान्य तौर पर नॉर्मल जो उसकी सप्लाई जो थी उसको नहीं पूरा कर सकता। तो पाकिस्तान के साथ अभी ये बड़ा संकट है। तो मैं आपको उस पर 2 बयान दिखा रहा हूं। एक तो ये पेट्रोल पंप वाला क्या कह रहा है, ये इसकी बात सुनिए, और उसके बाद पेट्रोल पंप डीलर जो हैं वो क्या बात बता रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ना मिलने की शहादत मौसूल हो चुकी है। सारे बंदे खाली जा रहे हैं, तेल निश्ता। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंप वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया, और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर अब आप सोचिए, तेल वो कह रहे हैं ना होने के बराबर सप्लाई, आधे पे तो हम पहले ही आ गए हैं। देश उनका कह रहा है, सरकार कह रही है 28 दिन यानी 1 महीने का तेल हमारे पास है तो दो। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं सभी के लिए। सरकारी नौकरियों में जो है, प्राइवेट नौकरियों में जो है, सबके लिए। जो भी आदमी घर बैठे काम कर सकता है वो घर बैठे काम करे, खाम में बाहर निकल के तेल ना फूंके हमारा। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं। ये होता है जब आपके देश में कोई ऐसी सरकार हो जिसे फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होती है, जिसको आपके रिसोर्सेस कैसे मैनेज करने हैं उसकी कोई चिंता नहीं हो, जो केवल जंगी जुनून में पगलाया हुआ हो। तो उस देश के लोगों का ये हाल होता है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। वरना क्या अंतर है? जो परेशानियां पूरी दुनिया के लिए वही पाकिस्तान के लिए, वही हमारे लिए। हमारे यहां तो नहीं है ऐसे हालात, वहां ऐसे क्यों है त्रिपाठी जी? नहीं, हमने जंग लड़नी है कि हमने तेल भरा के घूमना है पाकिस्तान में? मतलब पाकिस्तानियों के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, हमने जंग लड़नी है, हम जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, देश के अंदर लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में लड़ रहे हैं। देखिए, मुल्क वो इतना बदहाल है, वो आप हर दिन उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब फिर आप कहेंगे बेचारे ने कहिए, भाई जिनके पास तेल नहीं पंप पे रखने के लिए, अब उनके आखिर वो मरियम नवाज शरीफ का काफिला चलता होगा तो उसके लिए तो अतिरिक्त जरूरत रहेगी, वो तो बचा के रखना पड़ेगा। आसिम मुनीर का काफिला चलेगा, उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा। ये अपने शहबाज मियाँ हैं, उनके लिए बचा के रखना पड़ेगा। भाई उनको भी तो जाना आना पड़ता है। और बोल दीजिए कि वर्क होगा तब तो होम से होगा। नहीं, ये दूसरी बड़ी आईटी कंपनियां बात नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ गधे भी बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए तेल की जरूरत। हाँ, मैं वहाँ देखिए जो वीडियो मैं देखा हूँ उसमें गाड़ियां चलती हुई तो मुझे कम दिखाई दी हैं, गधे ज्यादा चल रहे हैं। उसमें गधे दौड़ते हुए 2 चक्के वाले में मुझे तो लग रहा है कि जब इन्होंने न्यूक्लियर डील किया या कोऑपरेशन का पैक्ट किया सऊदी अरेबिया से, उसी समय इनको तेल का भी पैक्ट करना चाहिए था। ये हॉर्मुज बंद होगा या तो उधर से दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ रहा है। ये सब प्लानिंग का ही तरीका है। तेल नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं। अब यही पाकिस्तान है और इसी तरह शायद दुनिया देखेगी पाकिस्तान को, और वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस देश का नाम लिया ना, उन्होंने अभी लेटेस्ट चाटा उसी देश ने मारा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब पैसा मांग रहा है, पैसा। बिल्कुल। यूएई वालों ने कर्जा देना बंद कर दिया। फिर यूएई ने कहा मेरे $3 बिलियन वापस लौटाओ। इन्होंने कहा 1 साल का टाइम दो, उसने कहा 1 महीने का दूंगा। फिर उन्होंने 1 महीना और मांगा तो उसने 1 महीना और दे दिया। 6.5% का इंटरेस्ट भी लगाया। वो अभी भी इन्होंने पैसा वापस करना है। सऊदी अरब ने इनको और ज्यादा कर्जा दिया हुआ है।
लेकिन अब सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ साफ अमेरिका से कह दिया है, और ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान के टीवी चैनल पर ही हो रही है। उसने कहा साहब ये जो हम आपको कर्ज देते हैं, पहली बात तो इसको कर्ज मानो, ये कर्ज है, कर्ज वापस भी देना पड़ता है। दूसरा, मैं भी अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा के जो रेवेन्यू कमाता हूं उसी में से आपको कर्ज देता हूं, तो तुम्हें तो भरना है, तुम तो कम से कम टैक्स लो अपने लोगों से। तो ये फ्री लोन नहीं है, और हम बिना शर्त लोन अब नहीं देंगे आपको। जो अगर हमसे कर्जा चाहिए तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कीजिए, टैक्सेशन बढ़ाइए, रेवेन्यू बढ़ाइए, ताकि हमको इतना इत्मीनान तो हो कि तुम हमारा पैसा कभी वापस भी करोगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निजाम में इस्लाहात करना होंगी, ये भी कहा गया। सऊदी अरब ने इमदाद रोक ली पाकिस्तान की। नाज़रीन, उन्होंने कहा जी हम सऊदी लोगों से टैक्स लेते हैं, उस पैसे से आपको मदद देते हैं या सरमायाकारी करते हैं। हमने नहीं करनी सरमायाकारी और हमने आपको इमदाद नहीं देनी। पहले आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म लेकर आए, अपने लोगों से आप टैक्स लें, और काफ़ी सारी शर्त रख दी सऊदी अरब ने और इमदाद रोक दी। ये है पाकिस्तान के हालात। तो सर अब कौन मतलब खैरात देगा पाकिस्तान को? यूएई ने बंद कर दी, सऊदी ने बंद कर दी, अब कौन बचा? चाइना तो पहले नहीं दे रहा था। यूएई सऊदी की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात आपने नहीं की। उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई आप हमें कर्ज मत दो, चंदा दो, दान दो। उन्होंने पहले साफ किया था कि भाई हम कर्जा नहीं ले सकते, हमको दान दीजिए, आपको देना है तो। दूसरा, आपकी बात से तो बहुत सम्मानित ही होंगे, आपने कहा कि जहाँ ऐसी सरकार होती है वहाँ सरकार है, ये आप मान रहे, पाकिस्तान के लोग तो मान नहीं रहे। पाकिस्तान जिस तरह से जहाँ फंस गया है ना, वहाँ से उसका निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मुझे लग रहा है। और वो जो ट्रंप साहब के भरोसे बैठे हैं, वो भी उनके भरोसा नहीं करेंगे। किस दिन वो उनको, जैसे अभी ये वाली आपने खबर पहले दिखाई थी शूटर की, तो वो भी एक नाराज़गी की वजह हो जाएगी किसी दिन उनके लिए कि भाई ये तुम क्या करवा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे लोग ये कर रहे हैं। वो बहुत दुविधा में भी है और समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है ना। वो किसके साथ खड़े हो, कभी वो इस्लामिक देश के तौर पे खड़े हों, कभी अमेरिका की तरफ से खड़े हों। सऊदी के लिए इन्होंने यूएई को नाराज किया, यूएई को नाराज किया। फिर इजराइल के लिए वहाँ पे बोर्डो पीस में जाना है, बोर्डो पीस में जाना है तो गाजा वालों को कैसे बचाना है। तो इतनी सारी चीज़ों में वो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तो वहाँ पर कोई है ही नहीं। इकोनॉमिक्स की हालत किस तरह की हो रही है, पेट्रोल की नहीं आप देखते हैं रोज। इसको मैं थोड़ा वॉर से कैसे ये खबर जुड़ी। अभी जो आपने खबर हमने आपको दी कि सऊदी ने कहा कि अब आपको बिना शर्त कर्ज नहीं मिलेगा, अपने यहाँ टैक्सेशन बढ़ाइए। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब अभी कर रहे थे, जो सऊदी और अमेरिका के बीच में जो पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट। एक देश पे हमला, दोनों देश पर हमला मानेंगे और रिएक्ट करेंगे मदद के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब। उसी वक्त की तस्वीर है। वो इस्लामिक नाटो बना रहे थे। ये जुड़ी इसलिए हुई हैं खबरें सर दोनों, क्योंकि सऊदी अरब ने अपना ये पैक्ट याद दिलाया पाकिस्तान को जब ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। साहब क्या हुआ, तुमसे हमने दोस्ती इसीलिए की थी, इसी रोज के लिए तुमको याद किया था, तो आओ हमको हमारी मदद करने के लिए। पाकिस्तान नहीं गया। अब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर को बैठा के पूछा जा रहा है, ये बताइए साहब सऊदी पे हमला कर दिया ईरान ने, अब आप क्या करेंगे? अब वो आदमी क्या बोले, उसने कहा देखो जी हमारा तो उनके साथ समझौता है और समझौता हमको निभाना भी पड़ेगा। मतलब चाहे ईरान वार करे चाहे कोई और देश करे, हमको तो मदद के लिए जाना पड़ेगा। ये तवक्को हो सकती है सऊदी अरब की पाकिस्तान से कि वो जवाबी कार्रवाई अगर ईरान के ऊपर करते हैं तो उसके अंदर साथ दें? देखिए, हम मुआहदे के पाबंद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मुआहदा हमने किया है, ये कोई छुप के तो नहीं किया। क्योंकि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो उसके दिफा के लिए हम तो वैसे ही खैर वो यानी सरजमीने जो है वो हरमैन शरीफैन है, हम तो वैसे ही उसकी दिफा के लिए जो है वो अपनी जानों को निशावर करने को तैयार, बल्कि सभी मुसलमान रहते हैं। मगर हमारी तो सरहद मिलती है ईरान के साथ, रसूल है। तो अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और बड़ा सख्त खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने इस हवाले से नहीं, इस किस्म की जो रेशा दवानियाँ और इस किस्म की जो तनकीहें नकारी जा रही हैं ना, वो बदनीयती पे मबनी है। जाओ कोई सवाल पूछ लो तो बदनीयती से आपने सवाल पूछा है हमसे, क्या करेगा ईरान? सर कर दिया ईरान ने 2 बार, वो कह रहे हैं कि हमारा डिफेंस समझौता है, हम तो निभाना पड़ेगा, तो निभाया। देखिए पाकिस्तान एक 3 ब्रदर अलायंस में भी है,
अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, ये अपने आप को थ्री ब्रदर्स करते हैं, एक्सरसाइजेज का नाम देते हैं थ्री ब्रदर। अच्छा, तुर्की पे भी अटैक हो रहा है, अजरबैजान पे भी अटैक हो रहा है। जो तीसरा भाई है सिर्फ वही बच रहा है। कितने देर तक बचेगा ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि IRGC के कमांडर्स के गन इधर घूमेंगे तो आएगा ही। और मैं ये लिख दूं, ये युद्ध जब तक चलेगा उसमें पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा उन IRGC गार्ड्स के साथ झेलना पड़ेगा। उस समय पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करना होगा वो भी देखना होगा। क्या ये भी कहेंगे कि हम भाई हैं, हम अटैक नहीं करेंगे, या ये भी उन 6 वेस्ट एशियन स्टेट्स के साथ मिलकर कहेंगे कि हम भी इसका प्रतिकार करेंगे। तो पाकिस्तान इस समय बाइंड में है, एक तरफ तो तेल नहीं है, ऊपर से आर्म्स उनको खाए। और रही बात, मुनीर साहब ने तो कहा था ना कि हमने तो $6.5 बिलियन का डील किया है इनके साथ, लीबिया के साथ, उनको हवाई जहाज बेचने के लिए। कुछ एडवांस में ही मांग लेते हैं उनको लौटा देने के लिए, UAE को और सऊदी अरेबिया को। तो ये सब बात क्या हवाबाजी है या दूसरों को समझाने के लिए किया जा रहा है? वो सारी डील इन्होंने कराई थी, सऊदी ने कराई थी सारी। वही कह रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब कुछ एडवांस उन्हीं से ले लें डायरेक्ट कि भाई इनका बहुत सारा उधार है, हमको दे दो। ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुनीर साहब और शरीफ साहब, ये दोनों की जो हाइब्रिड सरकार है, इनको भी समझना होगा कि ये इस जद में आएंगे ही, वेस्ट एशिया के जद में। उस समय ये भारत को ब्लेम करेंगे और इजराइल को ब्लेम करेंगे। आप लिखवा के ले लीजिए। चलिए सर, उनका दर्द सर एक नहीं है, कई है। अब दर्द तो ये भी, कल लेटेस्ट दर्द तो ये कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गया। कल क्या मैच हुआ जबरदस्त, आपने देखा। भारत 7 विकेट से जीता इंग्लैंड के ऊपर और हम फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में हम पहुंचे और रोया पाकिस्तान, वो भी चीखे निकाल निकाल के रोया। अब मैच बहुत कांटे का था, बहुत टक्कर का था। इंग्लैंड की टीम की सराहना भारतीय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड की टीम भी। लेकिन 250 का 253 रन का 253 रन चेज करना जो है वो बहुत बड़ा काम था। तो भारत में तो ये जश्न मना ही था, वो मना ही। पाकिस्तानी कैसे गुस्से में हैं, और जब वो गुस्से में होते हैं तो ये पागल से हो जाते हैं। तो उनको ये सहन नहीं हो रहा कि हम तो बाहर हो गए सुपर 8 में ही, सुपर 8 में ही हो गए थे। सुपर 8 में हम बाहर हो गए। तो इंडिया से भी काफी काबिल टीम थी। इंडिया से भी मैच हारे, फिर हमारे प्लेयरों पे फाइन भी लगा 50-50 लाख रुपए, और इंडिया फाइनल में पहुंच गया। ये तो जाती है। देखिए आप, क्यों इंडिया जीता है, क्यों इंडिया जीत गया, क्यों जीत गया, क्यों जीता इंडिया, क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। क्यों? छोड़ दो अपना। क्या देखने को मिल रहा है मुझे, ये इंडिया फिर फाइनल में। अच्छा, भारत की जीत पर रोने वाले केवल पाकिस्तान के आम क्रिकेट फैंस नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी भारत की इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। वो रोज भविष्यवाणियां करते हैं, आज भारत हारेगा, भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा। आप देखना नहीं, सेमीफाइनल से पहले वो कह रहे थे किसी हालत में नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही इन्होंने सेमीफाइनल के लिए कहा कि सेमीफाइनल तो भारत किसी सूरत में नहीं जीतेगा। तो उनकी भविष्यवाणी भी, और हमारे यहां से भी जवाब मिला उनको। मोदी सुनिए। हमारे पड़ोस में लोगों को फोकी प्रेडिक्शंस करने का बड़ा शौक है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल खनी, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, और फिर भी बाबा बने हुए हैं। मुझे लगता है ढोंगी बाबा है। पहले कहा कि भाई भारत क्वालिफाई नहीं होगा, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट इंडीज आगे जाएगी और उनके साथ साउथ अफ्रीका आगे जाएगी। संजू सैमसन की कमबैक क्या हुई, दोनों टीमों की गो बैक हो गई। और आज कहा सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड की भी गो बैक हो गई। तो यार प्रेडिक्शंस नहीं, ऐसे फैसले मैदान जंग में होते हैं। भीख मांगने से कोई तख्तो ताज थोड़ा ना मिलते हैं गुरु। थोथा चना बाजे घना। इनका बयान पहले चल गया, वो थोथा चना सुनाना था पहले आपको, वो दूसरा, वो अब सुना देता हूं आपको। इनके एक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद आमिर। अरे बाय द वे, ये वो प्लेयर है जिसपे बैन लगा था, आपको अगर याद हो तो, मैच फिक्सिंग। वो टीवी में बैठ के प्रेडिक्शंस कर रहा है और उसने कहा कि भारत नहीं जीतेगा। ये नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब मोहम्मद आमिर को ही था। फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की, अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती।
तो मोहम्मद आर्मी की भविष्यवाणी तो गलत हो गई। अब इनके ही टीवी होस्ट पूछ रहे हैं कि बाबिर भाई आपकी तो भविष्यवाणी गलत हो गई। तो बोले अब यार वो क्या नाम है हमारे जो जिन्होंने कल 2 जबरदस्त कैच पकड़े, अक्षर पटेल। बोले यार अब अगर कोई आदमी ऐसे कैच पकड़ ले तो फिर क्या उसकी प्रेडिक्शन कैसे, मेरी गलती थोड़ी है। नहीं ये बात तो सही है। वैसे इंडियन टीम की भी गलती नहीं है, कितना अच्छा खेल रहे हैं। नहीं, सबकी तो गलती होती है। लोग बम बना लेते हैं, फट जाते हैं, कोई AK-47 चलाने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है। तो गलती पाकिस्तान की कहाँ है? वैसे ही मैच वाली भी है, वो बेचारे उनकी टीम वाले थोड़ी ना गलती थी जिस तरह से हार गए। और देखिए मैच कल का था और ऐसे ही मैच होना चाहिए, क्रिकेट इसी स्पिरिट के साथ होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, कहता है कि जंग लड़ने जाएंगे, यहाँ पिटता है, जहाँ जंग लड़ना होता है वहाँ खेल खेलता है। तो इसकी बड़ी बुरी दशा है। पेट्रोल पंप से लेकर क्रिकेट पिच तक ऐसे ही सूखा सूखा सा है बेचारा। अच्छा, क्यों क्रिकेट, आपने जैसा कहा कि हर जगह फॉरेन पॉलिसी से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पाकिस्तान क्यों एक हंसी का पात्र क्यों बना है, इसकी वजह वो खुद ही बता देते हैं। अब हमने पहले भी आपको दिखाया था कि इनके यहाँ टीम सिलेक्शन जो है वो कैसे होती है। अब ये एक इनके एक्स प्लेयर ने बताया, पाकिस्तान के ओपनर और जो इंजमामुल हक के भतीजे इमामुल हक, ये प्लेयर रहे इनके, इनसे एक टीवी चैनल पर ये पूछा गया कि आप ऐसे खिलाड़ी का नाम लीजिए जिसको आप लीडरशिप के लिए मानते हो, पाकिस्तानी प्लेयर एज ए लीडर आप किसको रिस्पेक्ट करते हो। तो वो बहुत देर तक सोचता रहा, बहुत मैं किसका नाम लूं। फिर उसने एक आदमी का नाम लिया और फिर उसकी वजह बताई कि मैं इसको क्यों बता रहा हूं लीडर। वो आप सुनिए जरा। द लीडर लीडर का तो कोई नाम आ ही नहीं रहा मेरे ज़हन में फिलहाल। सारे आपस में लड़ रहे हैं। I love the honesty. Choose on the honesty though. लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान कर, वो लीडरशिप क्वालिटी ये है रिजवान की कि वो सबको नमाज के टाइम इकट्ठा करता है, कमरा ढूंढता है, खाली कराता है, फिर वहां सफेद चादर बिछाता है। इसलिए ये लीडर, एक एक्स क्रिकेटर को अपनी इतनी बड़ी टीम में लीडरशिप की, क्रिकेट टीम में ये वजह याद आ रही है। इससे पहले ऐसे ही गंभीरता से सोच के दिया, बहुत गहरे उतरा था। इससे पहले भी जब इन लोगों की ऐसी बात हुई थी तो उसने कहा कि अरे देखा ठीक है हार गए तो हार गए, लेकिन वो किसका नाम लिया था कि वो गया और उसने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी कुरान बांट दी। तो ये खुश हो गए, मैदान में नमाज करवाई उन्होंने। अब इनकी लीडरशिप अगर ऐसे चल रही है तो फिर तो मैं क्या कहूँ, मतलब नाम तो लिया सोचने के बाद ये तो लग रहा था किसी का नाम लीडर, और वो कहेगा असली लीडर तो ये है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो मुझे वो भी लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सर इतना दर्द अभी फाइनल पहुंचने में हुआ है, हम अगर जीत गए तो तब तो वो सुसाइड कर लेंगे। नहीं तो हो सकता है ये पाकिस्तान की तरफ से तोड़वाना चाहते हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान को जब आप ये देखिए कि कल को बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं साहब हम भी मैच नहीं खेलेंगे। नहीं सर, अब अगर वहां टीवी टूटे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब टीवी है तो घर पे बैठ के कुछ कर भी सकते हैं, अब तो बाहर तो जा नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको उसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी ढूंढ लेंगे। आप देखिएगा यहाँ से आएगा कि भारत में हो रहा था तो भारत ने कुछ, भारतीय टीम और पाकिस्तान को छोड़िए, भारत ने बहुत अच्छा मैच खेला और कल का सेमीफाइनल दोनों टीम ने, इंडिया और एक डिजर्विंग सेमीफाइनल था। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता कि भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस दोनों हमें ऐसे ही आनंदित होने के मौके देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे, हमको पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया सर, कहानी कुर्सी में आज आप आए, स्टूडियो में पहुंचे। हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद, विजय जी शुक्रिया आपका, राकेश जी, प्रसाद बहुत धन्यवाद आपका।